नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। शक्ति परीक्षण में भाग नहीं ले पाएंगे उत्तराखंड के बागी विधायक, सुप्रीम कोर्ट का राहत देने से इनकार। कल सदन में विश्वास मत पर होगा मतदान। अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर सोनिया गांधी पर प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस नाराज। राज्यसभा में की माफी की मांग। बीजेपी ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। बीजेपी ने सार्वजनिक की प्रधानमंत्री की डिग्रियां। अमित शाह का केजरीवाल पर गुमराह करने का आरोप। आम आदमी पार्टी ने कहा डिग्रियां फर्जी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन में शेयर बाजार में बड़ा उछाल। सेंसेक्स 460 और निफ्टी 132 अंक चढ़ा। वैश्विक बाजारों में मजबूती का असर। दस साल बाद सूरज पर लगी बुध की बिंदी। पृथ्वी सूरज के बीच से गुजरा बुध ग्रह। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में दिखा अद्भुत नजारा। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तराखंड विधानसभा में कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बहुमत हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 9 बागी विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आज पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर 12 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों को राहत नहीं मिली। ये 9 विधायक मंगलवार को होने वाले शक्ति परीक्षण में वोट नहीं कर पाएंगे। बेसिकली जो उनके पिटीशन में वो इंटरिम रिलीफ इस ग्राउंड पे चाहते थे कि कल फ्लोर टेस्ट होना है, नहीं तो हमारा पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। अदालत ने कहा इसका कोई मतलब नहीं है, इमरजेंसी क्लॉज में इस तरह के मसले नहीं आते हैं। इससे पहले सोमवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने आज सुबह दोनों याचिकाएं जो डिस्क्वालिफाइड एमएलएज ने अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ दर्ज की थी, डिसमिस कर दी हैं और ये फैसला किया है कि स्पीकर के ऑर्डर के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन डिक्लेयर हुआ था उसमें कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। हरीश रावत ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वो 10 मई को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लेंगे। आज भी न्याय हुआ है, आगे भी न्याय होगा और कल भी हमको न्याय मिलेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। विधानसभा के पटल से भी हमको न्याय मिलेगा। वहीं बीजेपी का दावा है कि कोर्ट के फैसले के बावजूद विधानसभा में विधायक हरीश रावत के खिलाफ वोट देंगे। कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम नहीं रहना, पहले ना आज हम तो विधायकों के निर्णय पर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि विधायक इस भ्रष्टाचारी सरकार को, माफियाओं के सरगना मुख्यमंत्री के खिलाफ वोट डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को हरीश रावत को विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका दिया है। 9 विधायकों के वोट नहीं डालने की वजह से अब प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के 6 विधायकों की भूमिका किंग मेकर की हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड सियासी संकट को लेकर कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने टिप्पणी से इनकार किया, लेकिन बदलते राजनीतिक हालात में दलबदल कानून की समीक्षा पर जोर दिया है। मुख्य विषय जो है एंटी डिफेक्शन, इसके बारे में 10th शेड्यूल के बारे में एक बार देश में इसके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी है, ऐसा लग रहा है। Some people are changing party and becoming minister in other party government. Still no disqualification. Some people are not voting against the government, but still they are disqualified. और कोर्ट के आज के फैसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ विकास सिंह है, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं। विकास, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो कोर्ट ने आदेश दिया है, यानी साफ तौर पर कल वो 9 विधायक हिस्सा नहीं ले पाएंगे, लेकिन आगे की तारीख भी दी है। किस तरीके से आज के आदेश को समझा जाए? आदेश तो बड़ा अहम है, क्योंकि अगर ये विधायक उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, तो बहुत ही पल्ला जो है भारी हो जाता है कांग्रेस के फेवर में। जो ये विधायक थे, बागी विधायक, ये बीजेपी के फेवर में ऐसा लग रहा था कि थे, क्योंकि उनके साथ मिल के उन्होंने बजट के खिलाफ वोट किया था। तो इसलिए ये फैसले से बहुत फर्क पड़ जाएगा इस उसमें।
और जो इंडिपेंडेंट हैं और जो छोटे छोटे पार्टीज हैं उन पे सारा डिपेंडेंट हो जाएगा कि वेदर वो किस साइड वोट करते हैं, क्योंकि अभी भी उतनी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है कांग्रेस के पास इनके हटने के बाद भी। इसके हटने के बाद भी अगर वो बाकी छोटे दल जो है अगर दल बदल देते हैं और उधर बीजेपी की तरफ चले जाते हैं तो सरकार अब भी गिर सकती है। लेकिन विकास, क्योंकि कोर्ट ने एक और तारीख दे दी है इनके मसले पर, तो क्या ये माना जाए कि फिलहाल वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे लेकिन उनकी सदस्यता पर अंतिम फैसला आना बाकी है? उनके सदस्यता पे तो अंतिम फैसला बिल्कुल आना बाकी है, लेकिन इस पूरे मुद्दे को अगर आप देखना चाहें तो इसमें गवर्नर का रोल जो बड़ा क्वेश्चनेबल रहा है, और गवर्नर के इस ऐसे रोल की वजह से ही राष्ट्रपति के निर्णय पे इस तरह का क्वेश्चन मार्क लग गया है। गवर्नर ने जब देखा कि सरकार गिर गई थी बजट के दिन, बजट पास जिस दिन नहीं हो पाया, उन्होंने डिवीजन ऑफ वोट मांगा और स्पीकर ने नहीं दिया, और ऐसे ही वीडियो में आया है कि स्पीकर ने ऐसे ही कह दिया कि वो बजट पास हो गया जी। तो उस दिन गवर्नर को ये तो फैसला ले लेना चाहिए था कि सरकार गिर गई है। अगर सरकार उस दिन ही गिर गई थी तो राष्ट्रपति शासन तो उसी दिन लागू करा देना चाहिए था। उन्होंने पहले तो 10 दिन का टाइम दे दिया कि आप बहुमत प्रूव कीजिए, और 10 दिन के पहले ही राष्ट्रपति को वो भेज दिया प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करने के लिए। तो जो दोनों निर्णय गवर्नर के हुए वो इनकंसिस्टेंट हो गए, और इस इनकंसिस्टेंसी के वजह से आज केंद्र सरकार को ये एम्बैरेसमेंट देखना पड़ रहा है कि पहले तो गवर्नर ने जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बुला लेने के लिए फ्लोर पे, और फिर क्यों निर्णय बदल लिया, और ये बदलते हुए निर्णय का जो बदला हुआ निर्णय था, सरकार ने तो बदले हुए निर्णय पर ही सिर्फ काम किया, केंद्र सरकार ने। तो कोर्ट के सामने जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो गया कि जब आपने वोट मांगा था तो फिर आपने तुरंत बदल के क्यों राष्ट्रपति शासन लागू करने का रिकमेंडेशन भेज दिया। तो ये इस अंत में देखिएगा, जब सारे फैसले निकलेंगे तो अल्टीमेटली यही मुद्दा निकलेगा कि गवर्नर का रोल इसमें बड़ा क्वेश्चनेबल था। और विकास, क्योंकि फैसला आज जो आया है उसका इम्पैक्ट कल क्या होता है ये तो फ्लोर पर तय होगा और सामने आएगा, लेकिन आज के फैसले के साथ हमने देखा कि कई राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से ऐसे बयान आए कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें एक बार फिर से उसकी समीक्षा, पुनर्विचार की जरूरत है। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? एंटी डिफेक्शन लॉ मेरा भी मानना है कि इसको एक फिर से रीलुक की जरूरत तो जरूर है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ को जहां पर कि जो डिस्पेंसेशन फेवरेबल होता है, जहां पर कि सरकार बन जाती है डिफेक्शन के बावजूद भी, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के लागू होने के बावजूद भी लोग मंत्री हो जाते हैं। तो ये चीज तो कहीं ना कहीं गलत है। इसमें एक तो स्पीकर के हाथ में ये फैसला नहीं होना चाहिए, ये फैसला हाईकोर्ट में ही होना चाहिए एंटी डिफेक्शन मामले का। और एंटी डिफेक्शन मामले का एक कानून में तब्दीली ला करके एक क्विक डिसीजन का सिस्टम अगर ला दें, क्योंकि स्पीकर एक इंटरेस्टेड पार्टी है इस सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और स्पीकर से एक्सपेक्ट करना कि वो एक इम्पार्शियल डिसीजन देगा एक जज के तरह, जैसे एक जज इम्पार्शियल डिसीजन देता है, वो संभव नहीं है। क्योंकि स्पीकर जो है वो उसका कंटिन्यूएंस सरकार के कंटिन्यूएंस पे डिपेंड करता है, जिस सरकार ने उसको बनाया है, उस कुर्सी पे बिठाई है। तो स्पीकर के ऑफिस को इस एंटी डिफेक्शन मामले में स्पीकर के ऑफिस की गरिमा बहुत गिरती है, और स्पीकर को अननेसेसरी इस कंट्रोवर्सी में रखना ही नहीं चाहिए। स्पीकर एक बड़ा हाई ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। तो ये डिसीजन जो है एंटी डिफेक्शन का, एक तो टाइम बाउंड होना चाहिए, और समरी या तो इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए। इलेक्शन कमीशन भी कर सकता है इस तरह के फैसले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को आदत है एक क्विक डिसीजन देने का, क्योंकि वो हमेशा एक इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के आदी है। कोर्टों में एक ये प्रॉब्लम है कि काउंटर एफिडेविट और एफिडेविट के चक्कर में कभी कभी सालों निकल जाते हैं निर्णय लेने में जी। तो इसलिए इसमें ये तब्दीली तो बहुत जरूरी है कि ये डिसीजन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के पास होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लगा है कि नहीं लगा है, और एंटी डिफेक्शन पे जो निर्णय है उसको लागू तुरंत कर देना चाहिए, तभी इस कानून का सही वो निकलेगा, मतलब पर्पस निकलेगा। जी विकास, एक आखिरी सवाल, हालांकि हाइपोथेटिकल है, कल अगर सदन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बहुमत साबित कर लेते हैं, ऐसे में इसके जो केसेस चल रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर हो, हियरिंग को लेकर है, इसका इम्पैक्ट कानूनी और संवैधानिक क्या देखते हैं आप, क्या हो सकता है?
देखिए, अगर तो रावत साहब अगर वो कॉन्फिडेंस मोशन जीत लेते हैं तो एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक हाई कोर्ट ने ऑलरेडी राष्ट्रपति शासन के लागू करने के डिसीजन पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और उसको क्वैश कर दिया है। उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो पहले का जो फैसला था, जितने भी बड़े खंडपीठ के फैसले हैं, उन सब में यही कहा है कि इस तरह के मौके पे फ्लोर टेस्ट ही सही डिसीजन है, सही एक तराजू है जिसमें कि ऐसे मसलों को तौलना चाहिए। तो अगर फ्लोर टेस्ट डिसीजन मेकिंग के बीच में ही अगर आ गया तो एक तरफ से तराजू कांग्रेस के फेवर में झुक जाएगा और राष्ट्रपति शासन को क्वैश करने के डिसीजन को मान्यता देने में सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, इस पूरे मसले पर तमाम तकनीकी और कानूनी पक्ष सामने रखने के लिए आपका। और यदि हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। पांच राज्यों में चुनाव का आगाज, सरकार के काम पर मतदाता की आवाज, राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा में आज अगस्ता वेस्टलैंड मामले को लेकर कार्रवाई में कई बार अवरोध पैदा हुआ। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की और उसे राजनीति से प्रेरित बताया। विपक्ष ने इस मामले में प्रधानमंत्री से माफी मांगने और सदन में बयान देने की भी मांग की। अगुस्ता वेस्टलैंड के मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही में बार बार गतिरोध आया। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने इस मामले में प्रधानमंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर आगामी चुनावों में राजनीतिक फायदा उठाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष और तय समय में जांच कराने की मांग की। निष्पक्ष जांच करनी होगी, ट्रांसपेरेंट जांच करनी होगी तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए और 2 महीने के अंदर जुलाई अगस्त के सेशन में ये इस सदन के और उस सदन के ये असली जो मुजरिम है वो पकड़ के दिखाने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मस्ट कम. No, now listen to me. And substantiate the statement that he has made. Now listen to me. He is the Prime Minister of India. आरोपों का जवाब संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वही बोल रहे हैं जो पूरी दुनिया जानती है और जो इटली की अदालत ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी अनाउंसमेंट करते हैं आउटसाइड ऑफ द हाउस जब सेशन चलता रहता है तो नहीं कर सकते। ये तो इलेक्शन रैली की स्पीच है। अब आप खुद जानबूझ करके उसको बात का पतंगड़ बनाना चाहते हैं। आप खुद बताना चाहते हैं कि कितनी बेचैनी है आपको इसको लेके, तो उसका इलाज कोई नहीं। हालांकि उपसभापति पीजे कुरेन ने कहा कि सदन के बाहर कही गई बातों पर आसन कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। To the Prime Minister is alleged to have been said out, which he, if he said is outside. It's a political speech. What the chair can do? If something is happening. सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने विरोध जारी रखा। गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और उसके बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। दोपहर 2 बजे जब कार्यवाही फिर शुरू हुई तो कांग्रेस का विरोध जारी रहा। उपसभापति ने हिदायत दी कि अगर इसी तरह गतिरोध चलता रहा तो बिना चर्चा के ही बिलों को पारित कराना पड़ेगा। This attitude, this disruption continues. The chair will be forced to pass these bills without discussion. इसके बाद भी गतिरोध नहीं रुका, जिसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद से आज यान हरण निवारण विधेयक यानी एंटी हाईजैकिंग बिल 2016 को मंजूरी मिल गई। इस विधेयक में विमान अपहरणकर्ताओं को मौत की सजा और सुरक्षा बलों को ज्यादा अधिकार देने का प्रावधान है। नया कानून एंटी हाईजैक कानून 1982 की जगह लेगा, जिसमें नए अंतर्राष्ट्रीय संधियों
यूएन बॉडी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल 2010 को शामिल किया गया है। 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण और 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमले के मद्देनज़र इस तरह के कानून की ज़रूरत दुनिया के तमाम देशों में महसूस की गई थी। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने सैकड़ों लोगों की जान लेने की मंशा रखने वाले अपराधियों के लिए मौत की सजा के प्रावधान को उचित ठहराया। राज्यसभा में पिछले हफ्ते ये विधेयक पारित हो चुका है। I am grateful to the House to have supported this bill, but I can't agree with certain members who do not want the death penalty to be there. Actually, to my mind, if a person does not respect another person's life, is it really worth respecting that person's life? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता और उनकी डिग्री पर चल रहे विवाद के जवाब में बीजेपी ने उनकी बीए और एमए की डिग्री सार्वजनिक की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने को भी कहा। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने डिग्री के फर्जी होने के आरोप फिर से लगा दिए। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्री, जिसे सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अरुण जेटली ने जारी किया। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर इस मुद्दे पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने केजरीवाल से माफी की मांग भी की। मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्री आप फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने डिग्री को फर्जी बताया। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा कि नरेंद्र मोदी की मार्कशीट और डिग्री अलग अलग साल के हैं और नाम में भी अंतर है। जो डिग्री दिखाई गई है वो डिग्री फर्जी है। ये 1977 की मार्कशीट है और यह है डिग्री। इस डिग्री में क्या साल लिखा गया? 1978। जरा जनता के सामने वो एफिडेविट भी पेश करिए जिसमें नाम बदला गया। कांग्रेस ने भी डिग्री से जुड़े तथ्यों पर सवाल उठाए हैं। वाम दलों ने इस मामले की जांच की मांग की है के बजाय माननीय अमित शाह जी और माननीय जेटली जी पर निर्भर रहने के स्वयं सामने आकर यथास्थिति स्पष्ट करें, ताकि ये संशय देश के सामने से हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये कह रहे कि सही है, दूसरा कह रहे हैं कि ये फर्जी है, तो इस पे जांच कराइए। प्रधानमंत्री की डिग्री के ऊपर जांच हो। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी और इस बारे में केंद्रीय सूचना आयोग को चिट्ठी भी लिखी थी। इसके बाद कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री की जन्मतिथि को लेकर सवाल उठाए थे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी केरल में सत्ताधारी यूडीएफ की जीत सुनिश्चित करने के लिए खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने आज त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में रैलियां की। उन्होंने एक तरफ राज्य के एलडीएफ गठबंधन पर आरोप लगाए तो राज्य में अपनी जमीन तलाश रही बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया। केरल में यूडीएफ को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। सोमवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2 जगह चुनावी रैलियां की। त्रिशूर की रैली में सोनिया गांधी ने राज्य में पिछले 5 सालों में हुए कामों को यूडीएफ की उपलब्धि बताया। उन्होंने इस बहाने केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। In a span of just 5 years, so much has been done. A new airport, a metro rail, highways, roads, and other important infrastructure projects have been developed in the state. And all this in spite of a hostile Modi government in Delhi. सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में विपक्षी एलडीएफ गठबंधन पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने एलडीएफ पर विकास विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया। The LDF has a negative economic agenda, an outdated ideology, an ideology that does not take into account the special needs of the state today. सोनिया गांधी ने ओमान चांडी सरकार की कई उपलब्धियों का जिक्र किया। सोनिया गांधी के बाद मंगलवार को राहुल गांधी भी केरल पहुंच रहे हैं। राहुल बुधवार और गुरुवार को कई चुनावी रैलियां करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सोमवार को महिला आयोग अपनी शिकायतें लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचा। ये मुलाकात केरल में छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में जांच में कोताही को लेकर हुई। महिला आयोग ने चुनाव आयोग को मामले में दखल देने और स्थानीय प्रशासन पर जांच के लिए दबाव बनाने को कहा। गौरतलब है कि आयोग की 3 सदस्यीय टीम मामले की जांच के लिए केरल गई थी
और लौटने बाद टीम ने स्थानीय पुलिस के जांच करने के तरीके पर सवाल खड़े किए थे। We thought that it's time that the Election Commission intervene to put pressure on the state administration and the police there to take some immediate action and to look at all angles from which we could find a solution or at least find the accused. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुडुचेरी कांग्रेस को सोमवार को एक चिट्ठी मिली जिसमें राहुल को जान से मारने की बात कही गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के एक दल ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुडुचेरी में मंगलवार को राहुल की चुनावी रैली है। पुडुचेरी यूनिट को अध्यक्ष को नारायण स्वामी जी को एक खत मिला है, तमिल में लिखा होगा, जिसमें एक इलेक्शन रैली के दौरान जो है राहुल गांधी की रैली के दौरान हमला करने की योजना स्पेसिफिक लोकेशन दी हुई है। तो काफी गंभीर और संवेदनशील चीज है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, रिजर्व बैंक और सेबी से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई पनामा पेपर्स में आए नामों की जांच करे और सेबी के चेयरमैन समेत निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। याचिकाकर्ता की दलील के मुताबिक 100 लाख करोड़ की रकम ऑफशोर बैंक खाते में जमा हुई, जिनमें से 25 लाख करोड़ की रकम भारत में ही है और इसीलिए मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। गौरतलब है कि पनामा लीक से पूरी दुनिया में हलचल है और भारत सरकार ने इस मामले में सामने आए भारतीय नामों के बाद जांच के लिए एक मल्टी एजेंसी ग्रुप का गठन किया है। सप्ताह के पहले दिन अच्छे वैश्विक संकेतों के चलते शेयर बाजार में तेजी रही। पहले दिन सेंसेक्स 460 अंक बढ़कर 25,689 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 133 अंक गिरकर 7,866 पर। सोमवार को बाजार में छोटे और बड़े सभी शेयरों में बढ़त रही। इनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी सरकारी बैंकों के शेयरों में दिखी। बाजार की नब्ज समझने वाले मानते हैं कि इस तेज़ी के लिए वैश्विक संकेतों के साथ कंपनियों के नतीजों की भूमिका अहम है। भारत समेत दुनिया के कई इलाकों में आज बुध पारगमन की खगोलीय घटना हुई। इस अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई खोज और ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने में मदद मिलेगी। 100 साल में 13 बार दिखाई देने वाली इस दुर्लभ घटना को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा। सूर्य के ऊपर एक बिंदु की तरह दिखाई दे रहा ये बुध ग्रह है। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने सोमवार को इस अनोखी खगोलीय घटना को देखा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घटना से ब्रह्मांड से जुड़ी कई नई जानकारियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। By which the astronomers are able to justify and also corroborate their formulas and the theories. That is number one. Number two, if you want to measure the distance of Earth and Sun, this kind of event, transit events, provide us the opportunity. Was one of the important event in the history of astronomy that gave us the absolute distance between Earth and Sun. जानकारों का कहना है कि ये घटना इस लिहाज से अहम है कि कई बार ये दुनिया के सीमित इलाके में ही दिखाई देती है। तो ये बहुत रेयर नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंट भी नहीं है। तो ये हमेशा जब मरकरी चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम ठीक हमारे सीध में आए, और फिर कभी कभी ऐसा होता है किसी एक जगह से लें, भारत से जैसे लें। अभी फिलहाल हमें पूरा इवेंट भी नहीं दिख रहा है। हाँ, सूर्यास्त तक हमें ये दिखेगा। बुध पारगमन की घटना 10 साल पहले 2006 में दिखाई दी थी और अब ये खगोलीय घटना 2019 और 2032 में दिखाई देगी। जैसे अभी हम देख रहे हैं 2016 में, तो इसके बाद 2019 में आएगा, लेकिन मई महीने में आने वाला अगर दोबारा पारागमन की बात करते हैं तो 2032 में ही हमें देखने को मिलेगा। और इस प्रकार का जो पारागमन है वो बुध और शुक्र ग्रह के लिए होता है। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए देश भर की वेधशालाओं और तारामंडलों समेत कई जगहों पर इंतजाम किए गए थे, जहां जुटे बच्चों में भी खूब उत्साह दिखा। का जो सन के हिसाब से मर्क्यूरी इज वेरी स्मॉल, तो बहुत ही वो हमें दिख नहीं सकता था, इसके थ्रू नहीं दिख रहा था, तो सिर्फ टेलीस्कोप के थ्रू दिख रहा था, जिसमें हमें एक्चुअल में भी इवन विद द टेलीस्कोप हमें काफी छोटा दिख रहा था। वो बुध ग्रह 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी और सूर्य की कक्षा में अंतर होने के कारण ये घटना 100 साल में केवल 13 बार पृथ्वी से दिखाई देती है। अरुणा ठाकुर और अनु दीवान के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।